हिदायत खान साहब के पास, जो कि कराची एक्सपोर्ट जोन के सेक्रेटरी हैं और ये पहले इंजीनियर हैं जो यहाँ पे एज अ सेक्रेटरी सर्व कर रहे हैं। सर, मैं इंजीनियर बख्तावर लॉजिक सोल्यूशन की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और हम बहुत थैंकफुल हैं कि आपने अपने बिजीएस्ट शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया इंजीनियर बसावा साहबा। बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ पर आए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी के बिहाफ पे, और आप लोगों के लिए मौजूद हैं। आप सर, बताइए। हमारे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि हम यहाँ आपके पास आए हैं इंटरव्यू के लिए। अच्छा सर, कुछ आप अपने बारे में बताइए, आपकी यहाँ तक की जो जर्नी है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि कैसी रही वो जर्नी, किस तरह की थी। देखें, मैंने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से 92-93 में पास आउट की। उसके बाद चूँकि मेरा ताल्लुक़ कोयटा से था तो मैं कोयटा चला गया। वहाँ मैंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन की, फिर कंसल्टिंग फर्म की, और 1995 से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एज ए डिप्टी मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे यहाँ पर आया। और 1995 से लेके यहीं पर ही मैं प्रमोट हुआ एज ए मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, और 2016 में मैं जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग हुआ। 2016 के बाद 2018 में मुझे 1 साल के लिए इन्होंने सेक्रेटरी बनाया, और अब तकरीबन 2020 से एज ए सेक्रेटरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का एडिशनल चार्ज मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरक्याती काम किए, लोगों को डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, और यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फ़ेज़ 1 और कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फ़ेज़ 2, ये टोटल एरिया 305 एकड़ का है, और यहाँ पर तकरीबन 267 इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लास्ट ईयर तकरीबन 938 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई पूरे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अराउंड मोर देन 35,000 वर्कर्स काम करते हैं, और जो सबसे अच्छी बात ये है कि उन वर्कर्स में 70% लेबर फोर्स वुमेन है। तो जो एडजॉइनिंग एरिया के जो लोग हैं उनको उनकी सोशो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी, उनकी लाइफ कुछ इंक्रीज़ हुई, और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल के साथ साथ उनको सोशो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसा गुजर गया यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का फ़ेज़ 3 बना रहे हैं, और इस फ़ेज़ 3 के डेवलप करने के बाद 2025 में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से जो यहाँ की एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी वो $1 बिलियन क्रॉस कर जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप कह रहे हैं तो। सर, थोड़ा सा मुझे जो है ना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फंक्शनैलिटी के बारे में समझाइए कि किस तरह से फंक्शन करती है, और दूसरा जो कंपनीज आप लोगों की इस जोन में मौजूद हैं, किस तरह ये जोन उनको फैसिलिटेट कर रही है, क्योंकि जैसे कि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये कंपनीज जो है लोकली कुछ भी सेल नहीं कर सकती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई उनका नुकसान हो जाता है तो किस तरह से ये जोन उनको फैसिलिटेट करती है। देखें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का कंसेप्ट जो था वो ये था कि एक ऐसा इलाका डेवलप कर दिया जाए जहाँ पर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। और ये जो कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ये एक ऑर्डिनेंस 4 ऑफ 1980 के ज़रिए इस्टेब्लिश हुआ, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक सेपरेट कंट्री कोड दे दिया।
कोई भी चीज़ जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर आती है दैट इज़ ट्रीटेड एज एन इम्पोर्ट, और कोई भी चीज़ जो यहाँ से बाहर जाती है दैट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो मेन फंक्शन है वो वन विंडो ऑपरेशन है। जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको हम डेवलप लैंड के साथ उनकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की बायलॉज के अप्रूवल्स, उनकी बिल्डिंग अप्रूवल्स, उनकी यूटिलिटीज़, उनके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, उनके वाटर कनेक्शंस, तमाम के तमाम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खुद करता है। और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक ऑफशोर एरिया कहलाता है। यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में होती है, यानी डॉलर्स में। यानी हम जो बिजली का बिल भी भेजते हैं वो डॉलर्स में है, जो वसूल करते हैं वो भी डॉलर्स में है, बिजली की इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी उसी तरह लेते हैं। आपने एक सवाल किया कि जी यहाँ से कोई चीज़ बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इन्वेस्टर्स को ये प्रोविजंस दी गई हैं कि टोटल प्रोडक्शन का 80% वो अब्रॉड एक्सपोर्ट कर दें और 20% आपकी जो एक्सपोर्ट का अपनी वो प्रोडक्शन वैल्यू का वो ड्यूटी टैक्सेस पे करके बाहर भेज सकता है पाकिस्तान। इसी तरीके से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो ट्रेडिंग यूनिट्स हैं वो 100% 11 आइटम्स ऐसे हैं जो टैरिफ में भेजे जा सकते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो फैसिलिटेशंस यहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लॉस की एग्जेम्पशंस हैं। अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लॉज एप्लीकेबल होते हैं। हमारे APZ में अपने लेबर लॉज हैं, हमारे पास अपना लेबर डायरेक्टरेट है, हमारे पास अपनी सिक्योरिटी है, हमारे पास अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फैसिलिटेशन सेंटर है। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिवीज़न अपना है। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है यहाँ पर पाकिस्तान कस्टम ने अपना एक डिप्टी कलेक्टर बिठाया हुआ है, और डिप्टी कलेक्टर जो भी इंपोर्ट होती है उनकी इंपोर्ट की यहीं पर ही सारी एग्जामिनेशन होती है, और जो एक्सपोर्ट होती है वो भी यहीं से ही एग्जामिनेशन होता है और यहाँ से पोर्ट से जाके वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि 100% इम्पोर्ट्स ड्यूटी फ्री है, चाहे कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल हो, चाहे उसकी प्रोडक्शन रॉ मटेरियल हो, कोई भी चीज़ है वो 100% ड्यूटी फ्री। मशीनरीज लाए, अपने रॉ मटेरियल लाए, वो सब के सब 100%। इन्वेस्टर्स जो है जब वो यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट की FOB वैल्यू का 1% वो प्रिजम्पटिव टैक्स देगा, और जो फाइनेंस एक्ट 2001 उसका सेक्शन 54C है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी बना दिया। जो इन्वेस्टर्स आपका 1% प्रिजम्पटिव टैक्स देता है वो इन्वेस्टर का फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी होती है। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न्स। कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई सेल्स टैक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1% प्रिजम्पटिव टैक्स और 0.5% हमें जो है वो सर्विस चार्जेस देता है। ये चीज़। थैंक यू सर, बहुत आपने मेरी इंफॉर्मेशन में और हमारे व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन में इजाफा किया। अच्छा सर, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग को यहाँ एक्सपोर्ट जोन्स की किस तरह स्ट्रीमलाइन करते हैं, और क्या आप ये समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के अलावा और भी इंजीनियरिंग डोमेन्स को यहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है? बताओ, देखिए मसला सारा ये कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो मेन पर्पज़ है ना वो आपको डेवलप्ड जो है वो लैंड देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको सिवाय इंजीनियर्स, चाहे वो सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल हो, IT का हो, कोई भी हो, उसके बगैर आप नहीं। हमारे पास पूरी एक इंजीनियरिंग विंग है जिसको मैं हेड करता हूँ।
मेरे नीचे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं, मेरे नीचे मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं, मेरे नीचे सिविल इंजीनियर्स भी हैं, जिनका काम क्या है, हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के पास अपना 50 मेगावाट का ग्रिड स्टेशन है। हम इन्वेस्टर्स को खुद बिजली का कनेक्शन देते हैं, बिलिंग करते हैं, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस खुद करते हैं। के इज़ नॉट अलाउड टू कम इनसाइड द जोन। इसी तरीके से ईपीजेड के अंदर जितनी भी वाटर सप्लाईज हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, रोड वर्क्स हैं, वो सब हम खुद करके देते हैं। तो किसी दूसरी एजेंसी का ईपीजेड के अंदर आना नहीं होता। लिहाजा ईपीजेड में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। जब तक आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग विंग नहीं होगा, आप स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोशिश की है अपनी कि यहाँ पर इंजीनियरिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट्स को भी देखें, और इतना वसी तजुर्बा हो गया है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैसिलिटीज़ के डिपार्टमेंट्स, उनको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी देखी और इंजीनियरिंग को भी देखा। सेक्रेटरी तो चूँकि जारी सेक्रेटरी भी है, लेबर भी है, लेबर लॉज भी हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं। तो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास वर्कलोड काफ़ी है, तो वो सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे नीचे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टाफ है जो कि हेल्पफुल होता है। सर आप पहले सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, जो इंजीनियर भी हैं, मैं यहाँ पे देख रही थी प्रीवियस लिस्ट भी, तो आपको कैसा फील होता है इस बारे में? मतलब ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तमाम लोगों के लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप यहाँ पे एक इंजीनियर होते हुए एज अ सेक्रेटरी सर्व कर रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो हमारी सबसे बड़ी पहली शर्त यही थी कि जितने भी आपकी डिविजनल्स, आपकी यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट हुआ, B&R हुआ, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हुई, दूसरे डिपार्टमेंट्स हुए, जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स इंजीनियर्स नहीं हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लिहाजा एक रूल बना दिया जाए कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वो कम से कम इंजीनियर्स हों। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बड़ी कोशिश की है। अब मैं चूँकि कोयटा में बहुत से लोगों को जानता हूँ जो हमारे कोलीग्स थे, वो आजकल ख़ुद सेक्रेटरीज़ हैं वहाँ पर। तो आई थिंक इज़ अ गुड स्टेप, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर एज ए सेक्रेटरी सर्व करना। जब तक हैं तब तक करेंगे। तो कुछ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताइए, अपने बैचमेट्स के बारे में, कि वो भी आप ही की तरह इतने सक्सेसफुल हैं, वो किन जगहों पे हैं, कैसी गुजरी आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ, कुछ मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की लाइफ तो बहुत सबसे अच्छा दौर इंसान का यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है। और क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से ही एजुकेशन ली और मैं वहाँ पर हॉस्टल्स का में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ के जो कुलीग्स हैं वो आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुँचे हुए हैं। मुख्तलिफ लोग हैं जो कि जो मेरे साथ के थे, जो CSS करके मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। हमारे क्लास फेलो थे अली रज़ा साहब, वो चीफ़ कलेक्टर कस्टम मौजूद हैं। मेरे साथ महमूद हसन साहब थे, वो प्रोविंशियल सेक्रेटरी पंजाब में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी दोस्त हैं जो उन्होंने हमारे साथ इंजीनियरिंग की, वो कामयाब रहे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना यहाँ से जो हमारे कुलीग्स थे वो चले गए, या तो कनाडा चले गए या अमेरिका चले गए, और वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़ा मुतमईन, मुझे भी चांस मिला था लेकिन मैं नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुतमईन हूँ। सर ये बात आपने वाकई ठीक कही है कि पिछले कई सालों में जो हमारा ब्रेन ब्रेन का रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या क्योंकि लोग ये क्लेम करते हैं कि हमें हमारे डोमेन में जॉब्स नहीं मिलती। तो आप इसके बारे में, आपकी क्या राय है कि मतलब ये रेशो किस तरह से कम हो सकता है, और इसके मतलब नुकसानात भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि सारे हमारी जो यंग जनरेशन है तो बजाय कंट्री के लिए सर्व करने के वो जो है दूसरे फॉरेन कंट्रीज का रुख कर लेती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने अभी खुद भी मुझे बताया कि आपके बहुत सारे बैचमेट्स जो हैं जो चले गए यहाँ या से। या
देखिए, मेन चीज़ ये है कि ब्रेन ड्रेन को तो आप सिर्फ उस वक्त रोक सकते हैं जब आपके माशरे में नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म हो जाएं, जब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और उनका हक उनको मिलना शुरू हो जाए। कोशिश की जाए कि जो लोग वाकई किसी चीज़ के मुस्तहक हैं उनको दे दिया जाए और वो यहाँ पर सेटिस्फाइड हों। और देखें, एक चीज़ ये है कि जब आप इतने अरसा गुजारते हैं और उसके बाद जब आपको अ, जो आपकी रिक्विजिट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपकी सैलरीज वगैरह नहीं होती तो डिप्रेशन ज़रूर आते हैं। अब हमारे साथ के जो कुलीग्स थे जो प्राइवेट सेक्टर में चले गए, उनकी लाइफ स्टाइल और हमारा लाइफ स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। गवर्नमेंट को अपने कम से कम जो सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं उसके हिसाब से उसको देखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बेहतर है, लाखों से बेहतर हैं। लेकिन ये है कि मेन वजह यही है कि लोगों को क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं तो प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो फ्रस्ट्रेशन के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। सर इस बारे में मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हम एब्सोल्यूट इसका जो है इल्ज़ाम जो है सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ पे दे दें, या हमारी जनरेशन भी इतनी स्किलफुल नहीं है कि मतलब यूनिवर्सिटी टाइम में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, फिर जब वो अपनी डोमेन में प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो तो इसके बारे में फिर ये थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा कि वही लोग जिन्हें आप कहते हैं कि ये अपनी डोमेन में जाके जो है ना जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे, जब वो बाहर जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा सक्सेस करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपने उनको इतना सप्रेस्ड कर दिया कि वो बिल्कुल अपनी आप को छोड़ दिया। मैं समझता हूँ ये सिस्टम जो है ना इसको थोड़ा सा एकोमोडेट करने की ज़रूरत है लोगों को, और वो लोगों को जो है ना यहाँ पर जो नया जनरेशन है उनको थोड़ा सा वेलकम करें, उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दें। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी तो अल्टीमेटली ब्रेन ड्रेन तो होता रहेगा और रहेगा। और सर दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी पिछले कई सालों में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका भी रेशो थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो सर इसके बारे में आपकी क्या राय है, और साथ में आप मुझे सी पैक का रोल भी बताइए इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि सी पैक भी अभी सी पैक का सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की कंस्ट्रक्शन है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका क्राइसिस ऑफ एनर्जी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो लोग आते हैं वहाँ पर ईपीजेड कराची या कोई भी है, वहाँ पर आपकी अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस नहीं है, हम ज़ीरो आपकी लोड शेडिंग है यहाँ पर। सी पैक डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इट विल बूस्ट न्यू, जिसे कहते हैं रूह आपकी पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में लेके आएगा। ख़ास तौर पे जो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की हैं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ मेंट फॉर दी इंडस्ट्रीज़ विच आर मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो अब्रॉड के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक जो है इट विल प्ले वाइटल रोल इन दी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे इंशाल्लाह जैसे ये हमारा सिस्टम चल रहा है, सी पैक ज़ोर पकड़ेगा और काफ़ी सी पैक्स से जो हमारे एसईज़ीज़ हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका धाबेजी में बन गया है, रेशकई में बन रहा है, ग्वादर में बन रहा है, और बल्कि ग्वादर को तो पूरा स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करार दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जैसे भी होगा, उम्मीद है कि एक अच्छी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। सर आपने बताया कि आप कोयटा से बिलोंग करते हैं और आपकी ग्रेजुएशन लाहौर की है,
तो कोयटा और लाहौर की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको कितना डिफरेंस लगा, और आप क्या कहना चाहते हैं कि ज़्यादा बेहतर कौन सा है, और जो बेहतर नहीं है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता देखिए, मैं मेरे एजुकेशन कोयटा से हुई। एजुकेशन होने के बाद मेरी ग्रेजुएशन यूटी लाहौर से थी। कोयटा की तालीमी जिस वक्त हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे, हमें बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया, पढ़ाया लिखाया। इसके साथ साथ ये था कि जब हमारे नंबर अच्छे आए तो फिर ऑन द सीट्स ऑफ बलूचिस्तान हम लोग वहाँ चले गए, बलूचिस्तान से लाहौर। लाहौर का एजुकेशन का माहौल तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। वहाँ पर आप अगर देखें, अगर आप जाके देखें तो हम लोग यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त कायद आज़म की लाइब्रेरी हुआ करती थी। वहाँ पर हम सारे चले जाया करते थे, जब एग्ज़ाम्स होते थे सुबह से शाम तक वहीं पर पढ़ रहे हैं। इसी तरह लोग आते थे जो कि CSS करने वाले होते थे, वो कायद आज़म लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, सुबह से लेकर शाम तक कर रहे होते थे। तो नो डाउट लाहौर जो है वो तालीम का गढ़ है, और वहाँ पर जो है वो जनरेशन्स बहुत अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर भी रही है, महज़्ज़ब माशरा क्रिएट कर रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि लाहौर से मैंने जो ली, उस लाहौर की जो एजुकेशन थी उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करज आया, हौसला आया, चीज़ें सीखने को मिली। तो ये सोच। जी सर, आपकी जो यहाँ पे डेजिग्नेशन है, ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप अपनी टास्क को किस तरह प्रायोरिटाइज करते हैं कि आप टाइमलाइंस को मीट कर सकें, मतलब किस तरीके से आपकी किस तरीके से आप इनको सारी अपनी टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं? टास्क जो है वो प्रायोरिटाइज करने के लिए जो है ना वो जो असाइनमेंट्स है ना उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो आपके पास मुख्तलिफ टास्क हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो कि प्रायोरिटी वाइज फौरी करने के हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो 2 दिन के बाद आपको देने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप प्रायोरिटी कर लेते हैं। उसके बाद कुछ हमारी चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स चल रही होती हैं, तो मेन चीज़ ये है कि जब यहाँ नहीं होता फिर रात को ऑफिस की फाइलें वाइलें चल के वहीं करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। सर, कोई ऐसा लम्हा आपकी इस पूरी टाइम में आया हो जो आपको थोड़ा सा जो है ना जिसमें ज़्यादा मुश्किल हुई हो, या आप थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो, और अब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है ना, मतलब आपने अपनी एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ को यूटिलाइज किया हो, तो अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? देखिए, मैं जब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ज्वाइन किया तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का फ़ेज़ 1 खाली बना हुआ था, और फ़ेज़ 1 में भी सिर्फ 25 से 30% लैंड कोलोनाइजेशन हुई थी। फिर मेन चैलेंज था कि फ़ेज़ 2 किस तरह डेवलप किया जाए। तो फ़ेज़ 2 के डेवलप करने में जो चैलेंजेस आए वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे उस्ताद रहे, जो मेरे साथ सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत शफ़ीक अंदाज में चीज़ों को समझाया, और किस तरीके से इसको, क्योंकि उनकी शफ़क़त अगर नहीं होती तो मैं ये नहीं समझता कि इतनी आसानी से हम ये काम कर सकते। दिन रात एक करके हमने फ़ेज़ 2 को डेवलप किया। अब आजकल हमारे पास फ़ेज़ 3 की डेवलपमेंट चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इसको डेवलप करके, अब 1-2 साल रह गए हैं रिटायरमेंट के, फिर चले जाएंगे यहाँ से। तो सर, आप कोई मैसेज देना चाहें अगर यंग इंजीनियर्स के लिए या और भी लोगों के लिए जो इस तरफ आना चाहते हैं या इन गोल्स को परस्यू करना चाहते हैं, जो आप उनकी लाइफ टाइम का उनको कोई अपना लेसन देना चाहें तो प्लीज़? देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप कंसिस्टेंटली तौर पे किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, और आपकी मेहनत हो, लगन हो, शौक़ हो, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। आपके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप ये समझें कि ये नामुमकिनात में से है। सिर्फ़ क्या है कि आपने हिम्मत से, शौक़ से, लगन से
और मुस्तकिल मेहनत से काम करना है। तो कोशिश यही होनी चाहिए यंग इंजीनियर्स को कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे तो हम जब गए वहाँ पर तो अपने आप को चीफ इंजीनियर समझते थे, जहन में आता था। फिर सेकेंड ईयर में वो एससी हो गए, फिर जब रगड़ा लगा तो आखिर में वो सब इंजीनियर तक पहुँच गए थे। तो मेन चीज़ ये कि आपको तरक्की एक दिन में नहीं मिलती, आपको प्रमोशंस एक दिन में नहीं मिलती, आपकी मुस्तकिल जो है वो मेहनत है, आपकी माँ बाप की दुआएं हैं। कोशिश करें कि आप मेहनत करें, माँ बाप की खिदमत करें, कोशिश करें उनको किसी चीज़ का दुख ना दें। उनकी दुआएं होंगी तो आप हर जगह जा सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे जो है ना बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जर्नी बड़ी इंस्पिरेशनल लगी और हमारे जो है ना पढ़ने वालों के लिए भी जो है ना बहुत ही बेहतरीन मैसेज है आपका। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और थैंक यू वेरी, थैंक यू। थैंक यू।